नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विशाल कुमार आपके चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में फिर से प्रस्तुत हूँ एक नए व्याख्यान के साथ। और ये व्याख्यान नया नहीं है, वास्तव में ये पिछले व्याख्यान की निरंतरता में व्याख्यान है। हम पारिभाषिक शब्दावली पर चर्चा कर रहे थे और हमने पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ, उसके पृष्ठभूमि, उसका इतिहास, उसकी परिभाषाएं, उसका महत्व और उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। आज के इस व्याख्यान में हम पारिभाषिक शब्दावली के क्या कौन कौन से प्रमुख संप्रदाय रहे हैं, इसके अतिरिक्त पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के कौन कौन से विधियां प्रमुख रूप से प्रचलित रही हैं, तथा कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो बाद में जाकर सर्वसम्मत सिद्धांत बन गए और जिनके आधार पर एक अपुल राशि की पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण भी हुआ है। तो हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। पारिभाषिक शब्दावली के जिन संप्रदायों की मैं चर्चा कर रहा हूँ, उन संप्रदायों में प्रमुख रूप से 3 संप्रदाय रहे हैं: राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय, अंतर्राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय और समन्वयवादी संप्रदाय। हम पहले राष्ट्रीय संप्रदाय की बात कर लेते हैं। हमने पिछले व्याख्यान में आचार्य रघुवीर के बारे में बात की थी। तो आचार्य रघुवीर राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय के प्रमुख समर्थक विद्वान थे। उनका मानना था कि हम विदेशी भाषा से शब्दों को उधार में नहीं ले सकते। हमारे पास संस्कृत जैसी एक अपार संभावनाओं वाली भाषा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा केवल कहने के लिए ही नहीं कहा, अपितु इसके पीछे उन्होंने पूरे प्रमाण दिए और इस बात को सिद्ध भी करके दिखाया कि संस्कृत में इतनी अपार संभावनाएं किस प्रकार से हैं शब्दावली को बनाने की। संस्कृत में उन्होंने कहा कि यदि हम संस्कृत की 520 धातुएं यानी कि जो क्रियाएं होती हैं, जैसे पठ, गम, चल इत्यादि जो क्रियाएं होती हैं संस्कृत में, मूल धातुएं, उन 520 मूल धातुओं को लें, इसके अतिरिक्त 80 प्रत्ययों को लें और लगभग 20 या 26 के करीब उपसर्गों को लें, तो इन के प्रयोग से ही हम बहुत सारे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने उस समय में एक गणना भी दी थी कि किस प्रकार से इन उपसर्गों, धातुओं और प्रत्ययों का प्रयोग करके शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। और यदि हम संस्कृत पढ़ते हैं तो हमें स्वयं भी मालूम हो जाता है कि संस्कृत में किस प्रकार से शब्दों की व्युत्पत्ति होती है। धातुओं में ही उपसर्ग और प्रत्ययों को लगाकर नए नए शब्द पहले भी बनाए जाते थे और आचार्य रघुवीर ने भी इसी परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाने का सुझाव भी दिया था। तो आचार्य रघुवीर ने एक गणना करके बताया था कि हम इस प्रकार से 84 करोड़ शब्द जो है वो संस्कृत की इन धातुओं, उपसर्गों और प्रत्ययों से बना सकते हैं। उन्होंने भी ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी, प्रशासन, इसके अतिरिक्त व्यापार, इसके अतिरिक्त वाणिज्य के लिए बहुत सारे शब्दों की रचना स्वयं भी आचार्य रघुवीर ने की थी। और उनके मत का समर्थन भी और कई विद्वानों ने किया था। इन सभी विद्वानों को सम्मिलित रूप से राष्ट्रीयतावादी विचारधारा, जो कि शब्दावली के निर्माण में प्रचलित थी, कहा जाता है। लेकिन इस विचारधारा का कुछ विद्वानों ने विरोध भी किया। विरोध करने वाले विद्वानों के अपने तर्क थे और राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय का समर्थन करने वाले विद्वानों के अपने मत थे। इस संप्रदाय के समर्थकों का मत था कि यदि हम अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को ज्यों का त्यों, अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग करते रहे, अर्थात उन शब्दों को बिना परिवर्तन किए ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग करते रहे, तो हमारी भाषा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अतः हमें अपनी भाषा में शब्दों का निर्माण करना चाहिए और इसीलिए आचार्य रघुवीर ने इस प्रकार की एक
व्यवस्था हमारे सामने प्रस्तुत की। लेकिन यदि व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो आचार्य रघुवीर के द्वारा जो शब्दावली का निर्माण किया गया उसमें बहुत सारे शब्दों को तो सम्मिलित किया गया, लेकिन बहुत शब्द ऐसे भी थे जो बड़े ही जटिल और कठिन हो गए। जैसे हम उदाहरण के लिए लें तो यदि हम रेलवे के सिग्नल के लिए यदि इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करें कि लोहपथगामिनी आवक जावक सूचक यंत्र, तो ये बड़ा ही अव्यवहारिक नहीं होगा, बड़ा ही अव्यवहारिक सा शब्द होगा। इसके अतिरिक्त जो दुरूह शब्द होते हैं उनमें जनसाधारण के व्यवहार में प्रचलित होने की संभावना भी कम ही रहती है, और विशेषकर ऐसे शब्द जो उस समय तक आम बोलचाल की भाषा में या कहें कि अधिकतर जगह प्रचलित हो चुके थे, ऐसे शब्दों को इतना दुरूह और कठिन रूप में उच्चारण करना और उनका प्रयोग थोड़ा सा अव्यवहारिक साबित हुआ। लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक मत यह दिया गया कि भले ही कठिन हो पारिभाषिक शब्दावली जो कि संस्कृत के माध्यम से आचार्य रघुवीर ने बनाई, लेकिन तर्क यह भी दिया गया कि पारिभाषिक शब्दावली तो सभी जन सामान्य के लिए नहीं होती है, अपितु विशेष ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए होती है, और विशेष प्रयोगकर्ता ही ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं। और यह बात कहीं हद तक मुझे उचित भी जान पड़ती है, क्योंकि चाहे आप किसी भी भाषा को लें तो उस भाषा के जो ज्ञान विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र हैं उन शब्दों का जन सामान्य प्रयोग नहीं करता, अपितु उस ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग ही उस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। अतः यदि ये कहा जाए कि आचार्य रघुवीर द्वारा बनाई गई शब्दावली कठिन थी, तो ये इतना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि शब्द कोई भी कठिन या सरल नहीं होता है। कठिन और सरल तो प्रयोग के आधार पर ही वह बनता है। यानी जिस शब्द से हम परिचित हैं, जिस शब्द को हम जानते हैं, वह हमारे लिए सरल है, और जिस शब्द से को हम नहीं जानते, अपरिचित हैं, वह शब्द हमारे लिए कठिन होता है। जिस शब्द का हम बार बार प्रयोग करते हैं, सुनते हैं उसे, तो वह शब्द हमारे लिए सरल हो जाता है, बाकी शब्द कठिन हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आचार्य रघुवीर की शब्दावली का अपना अलग महत्व है, और 1951 में लगभग 2 लाख शब्दों वाला एक शब्दकोश उन्होंने प्रकाशित करवाया, और उस शब्दकोश का नाम था अ कम्प्रीहेंसिव डिक्शनरी फ्रॉम अ कम्प्रीहेंसिव हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी। तो इस नाम से उनका शब्दकोश प्रकाशित हुआ, और उनके शब्दकोश के बहुत सारे शब्दों का आज के समय में भी हम प्रयोग करते हैं, और उनकी जो विधियां बताई गई थी संस्कृत से शब्द बनाने की, उन विधियों का प्रयोग करके बाद में भी बहुत सारे शब्द बनाए गए हैं। तो लेकिन एक बात यह भी थी कि जिन शब्दों का प्रयोग जन सामान्य में प्रचलित हो चुका है, ऐसे शब्दों के लिए अलग से पारिभाषिक शब्द बनाना और उनको प्रचलन में लाना एक दुष्कर कार्य भी था, कठिन कार्य भी था। अतः कुछ विद्वानों ने ये भी कहा कि हमें केवल उन्हीं शब्दों के लिए इस प्रकार के संस्कृत निष्ठ या संस्कृत से शब्द बनाने चाहिए जो जन सामान्य में अभी प्रचलित नहीं हैं और जिनकी अवधारणाएं हमें नई नई बनानी हैं। तो ऐसे कुछ जो विद्वान थे उन्हें अंतर्राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय के लोग भी कहा जाता है, और अंतर्राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय के विद्वानों का मानना था, उसके समर्थकों का मानना था कि जिस देश में या जिस भाषा में कोई आविष्कार हुआ है और उसमें जो भी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नई खोज हुई है, उस भाषा के उस ज्ञान विज्ञान से संबंधित शब्द को ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में ले लिया जाए। तो इस आधार पर भी बहुत से शब्द जन सामान्य में भी प्रचलित रहे हैं और बाद में सम्मिलित भी किए गए हैं। जैसे यदि हम देखें तो पेट्रोल, राडार, मोटर, स्टेशन,
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, टिकट, लीटर, मीटर, टेलीग्राम, टेलीफोन, मोबाइल इत्यादि अनेक शब्द हैं जो हम सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। और इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे विशिष्ट शब्द भी हैं जो अन्य ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संप्रदाय का यह मत था कि यदि हम इन शब्दों को ज्यों का त्यों अपनी भाषा में सम्मिलित कर लेते हैं तो उससे यह लाभ होगा कि नए शब्द बनाने में जो धन या जो ऊर्जा या जो समय का खर्च होता है उससे हम बचेंगे। साथ ही उनका यह भी मानना था कि क्योंकि ये जो शब्द हैं ये अंतरराष्ट्रीय प्रमाणिकता प्राप्त किए हुए होते हैं और पूरे विश्व में इनका प्रयोग प्रचलित होता है, तो हम अच्छी प्रकार से पूरे विश्व से इन शब्दों के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों इसमें भी यही एक कमी रही कि इस प्रकार से यदि हम अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को हिंदी में सम्मिलित करते रहे तो हिंदी भाषा का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और हिंदी भाषा की जो एक विशिष्टता है वह कहीं न कहीं समाप्त हो जाएगी। इस तरह से हमने दो संप्रदायों, राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय और अंतर्राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय का जिक्र किया। इसके अतिरिक्त जो तीसरा संप्रदाय है उसे समन्वयवादी संप्रदाय कहा जाता है। हम समन्वय का मतलब जानते ही हैं कि जब बहुत से विचारों में समन्वय किया जाए, तालमेल बिठाया जाए तो उसे ही समन्वय कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय और अंतर्राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय में तालमेल स्थापित करके और फिर शब्दावली बनाने का कार्य समन्वयवादी संप्रदाय ने किया। और समन्वयवादी संप्रदाय मुख्यतः स्वतंत्रता के बाद जो भारत सरकार ने वैज्ञानिक शब्दावली बोर्ड और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया, उसके विद्वानों ने मुख्यतः इस बात पर बहुत बल दिया कि हमें भाषा को विकसित करना है, अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र की शब्दावली को विकसित करना है, तो उसमें किसी संप्रदाय के विचार से ऊपर उठकर और सभी प्रकार के संप्रदायों से ग्रहण करके देश के हित में ही शब्दावली का निर्माण किया जाए और सभी के विचारों को अपनाकर ही शब्दावली का निर्माण किया जाए। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने जिस सिद्धांत का अनुमोदन किया वह था समन्वयवादी सिद्धांत। और इसी सिद्धांत के आधार पर कुछ ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन इस आयोग ने किया जिनके आधार पर पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जा सकता है। तो हम उन सिद्धांतों की थोड़ी सी चर्चा अवश्य कर लेते हैं। उन्होंने एक सिद्धांत यह बताया कि जो अंतर्राष्ट्रीय शब्द हमारे लोकमानस में प्रचलित हो चुके हैं उन अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को, चाहे वह किसी भी भाषा का हो, ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में सम्मिलित किया जाए और उसको, जैसा कि हमने अनुकूलन के दौरान बात की थी कि उन शब्दों को हिंदी भाषा की प्रकृति के अनुसार लिप्यंतरित किया जाए और इसके द्वारा बहुत से शब्दों को पारिभाषिक शब्दों के रूप में हमारे पारिभाषिक शब्दावली कोश में स्थान मिला। और इस आयोग का यह भी सिद्धांत था कि जो अंतर्राष्ट्रीय माप तोल के शब्द हैं जैसे मीटर, लीटर, किलोग्राम या कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसी संप्रत्यय की अवधारणा के बारे में बताते हैं लेकिन किसी विशेष व्यक्ति के नाम पर रखे गए हैं, जैसे न्यूटन का नियम, न्यूटन्स लॉ, इसके अतिरिक्त एम्पियर, इसके अतिरिक्त आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसके अतिरिक्त हम देखते हैं गैल्वनीकरण। तो इस तरह के जो पाश्चुरीकरण, इस तरह के जो व्यक्तियों के नाम पर आधारित अवधारणाएं हैं उनका प्रयोग ज्यों का त्यों हिंदी में किया जाए क्योंकि उस व्यक्ति से संबंधित वह अवधारणाएं होती हैं। इस प्रकार यह भी कहा गया कि जो गणित के अंतर्राष्ट्रीय
चिन्ह हैं, जैसे हम त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, साइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, इन सब का प्रयोग उसी प्रकार से बल्कि रोमन लिपि में किया जाए। साइन को SIN ही लिखा जाए, साइन उसको लिप्यंतरित करके ना लिखा जाए। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि जो ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री में जो हम अंक या किसी अक्षर के माध्यम से कोणों के नाम रखते हैं, जैसे अ, ब, स, क, ख, ग, इन सबका प्रयोग हिंदी में किया जा सकता है, लेकिन केवल बाल साहित्य में ही इसका प्रयोग किया जाएगा। नहीं तो उसके लिए हमें रोमन लिपि के ही अक्षरों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा सिद्धांत इन्होंने यह बताया कि जहाँ तक हो सके यदि हमें कोई समकक्ष शब्द ढूंढना है, कोई संप्रत्यय यदि विदेशी भाषा से हमें ग्रहण करना है और उसके लिए शब्द हमें तैयार करना है, तो जहाँ तक हो सके क्षेत्रीय भाषाओं और हिंदी भाषा के ही किसी शब्द को हम ढूंढेंगे। इस आयोग का यह मानना था कि शब्दों को क्षेत्रीय भाषाओं से ढूंढा जाना चाहिए, ताकि इस प्रकार के शब्दों का निर्माण किया जा सके कि जिसमें सभी क्षेत्रों को अपनापन महसूस हो। अर्थात क्योंकि ये वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग हिंदी प्रदेशों तक ही सीमित नहीं है, भारत के अन्य क्षेत्र जहाँ अन्य भाषाएं बोली जाती हैं वहाँ भी इसी का प्रयोग होता है। अतः सभी जो भारत में प्रचलित सभी भाषाएं हैं उन क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को आधार बनाकर पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जाए, ताकि देश में एकजुटता लाई जा सके और एक ही प्रकार की पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जा सके। इसके अतिरिक्त आयोग का मानना था कि जो भी पारिभाषिक शब्दावली बनाई जाए वह व्यवहारिक होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, तथा इसके अतिरिक्त हमारी भाषा की प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। यदि क्षेत्रीय भाषाओं में उसके समकक्ष शब्द न मिले तो फिर संस्कृत भाषा का आश्रय लेकर उस शब्द का निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत की सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा ही है, अतः वह शब्द सभी जगह प्रचलित हो सकता है। जहाँ तक संभव हो सके नए शब्दों का निर्माण प्रत्यय और उपसर्ग आदि लगाकर किया जाना चाहिए, और ऐसे शब्दों को ही चुनना चाहिए जिनमें प्रत्यय और उपसर्ग लगाने की बहुत अधिक संभावनाएं हों। इसके अतिरिक्त यह भी एक सिद्धांत दिया गया कि कठिन संधियों से युक्त शब्दों का निर्माण न किया जाए, बल्कि संधि करने की अपेक्षा दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगाकर उस शब्द की योजना की जाए, ताकि उस शब्दों के विकास में एक खुलापन रहे। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय किया गया कि हलंत का प्रयोग जहाँ ज़रूरत हो वहाँ अवश्य करना चाहिए, और साथ ही अनुस्वार के बारे में यह कहा गया कि पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार अर्थात जो हम ऊपर बिंदु का प्रयोग करते हैं उस बिंदु का प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली से लिए गए शब्द हैं, जैसे पेटेंट शब्द है, लेंस शब्द है, तो इन लेंस में बिंदु का प्रयोग ना करके आधा न अर्थात पंचम अक्षर का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, यही समीचीन होगा। इस प्रकार के कई सिद्धांतों का प्रतिपादन वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने किया, और उस आधार पर बहुत परिश्रम के द्वारा इन शब्दों का निर्माण किया गया। मैं एक बार थोड़ी सी विधि भी बता देता हूँ कि इस आयोग ने किस प्रकार से शब्दों का निर्माण किया। सभी राज्यों से राज्य स्तर पर भी इस तरह के भाषाई आयोग का गठन किया गया था, और वहाँ कुछ शब्दावली उनसे शब्दावली मंगवाई जाती थी, कुछ पारिभाषिक शब्द उनको सौंपे जाते थे दूसरी भाषाओं के, और कहा जाता था कि आप अपनी भाषा से इन पारिभाषिक शब्दों के लिए कुछ अपनी भाषा के शब्द प्रस्तुत कीजिए। तो उन राज्यों के विद्वान अपनी अपनी भाषा से उन पारिभाषिक शब्दों के लिए समकक्ष शब्द छांट कर लिख कर देते थे, और इस प्रकार से सभी राज्यों से आए हुए शब्द
वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग तक पहुंचते थे और उन शब्दों पर सेमिनार के द्वारा या किसी गोष्ठी में चर्चा की जाती थी और उन शब्दों पर विचार किया जाता था कि कौन सी भाषा का शब्द इसमें उपयुक्त रहेगा और किस शब्द में बहुत अधिक संभावनाएं हैं। उसके आधार पर यदि कोई शब्द उसमें से चुन लिया जाए तो ठीक, नहीं तो फिर उस संप्रत्यय के लिए, उस अवधारणा के लिए किसी प्रकार के शब्द की उसी समय रचना की जाती थी और इस प्रकार से लगभग 10 लाख शब्दों का एक बृहत कोश अब तक, बल्कि इससे अधिक ही शब्द होंगे, कोश बन चुका है। और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने हमारी भाषा को समृद्ध करने का एक अनुपम कार्य किया है। और आप भी प्रशासनिक और वैज्ञानिक कुछ शब्दों को अवश्य ही सीखें और कठिन शब्दों से ना बचें, कठिन शब्दों का प्रयोग करें और आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में भी इस प्रकार के विषयों को शामिल किया जाता रहा है। विज्ञान की पुस्तकों में या वाणिज्य की पुस्तकों में या हिंदी भाषा में इस प्रकार के विषयों को पढ़ाया जाता रहा है। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत पारिभाषिक शब्दावली के विषय को सम्मिलित किया गया है ताकि विद्यार्थी इस प्रकार की शब्दावली के बारे में जान सकें। तो पारिभाषिक शब्दावली के बारे में व्याख्यान इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पारिभाषिक शब्दावली के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। धन्यवाद।